आगामी 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से माता गुजरी की पवित्र कुआं से जल विशेष अरसाद के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सौंप दिया गया। वहीं समाज कल्याण समिति के मूल संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष त्रिलोक सिंह निषाद ने बताया कि दशमेश पिता हिंदू धर्म के रक्षक सर्ववंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बाल काल में ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त शिवदत्त पंडित को गंगा तट पर भगवान श्री राम के रूप में दर्शन देकर मनोकामना को पूर्ण किया था। अभी 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पूजन, वहाँ पे शिलान्यास का पूजन होगा राम मंदिर के लिए। तो पूज्य संतों का ऐसा आह्वान था कि अपने देश में जितने भी वैसे पौराणिक स्थान हैं वहाँ से जल और मिट्टी की इकट्ठा करके और उस भूमि पूजन में उपयोग किया जाए। तो अभी पटना साहिब पाटलिपुत्रा की पावन धरती पर हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तरफ से यहाँ गुरुद्वारा आए हुए थे, क्योंकि इनसे पवित्र और पावन धरती और तो है बहुत जगह है, लेकिन ये भी बहुत पवित्र और पावन धरती है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से भी, और ऐसा मानना है कि गुरु गोविंद सिंह जी इस जल का सेवन भी करते थे। गया नगर सरकार आपके द्वार सोमवार को वार्ड नंबर 31 और 32 में वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद विधान चंद्र नागमणि, गजेंद्र सिंह, उप नगर आयुक्त अजय कुमार के नेतृत्व में आम नागरिकों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया गया। उस दौरान हर घर हर दुकान को खुद मेयर डिप्टी मेयर ने सैनिटाइज किया। इसके अलावा 2 वाहनों से फॉगिंग भी कराया गया। उस दौरान निगम के कार्यों को आम नागरिकों ने खूब काफी सराहा। देखिए और कोरोना से जुड़े हुए चाहे पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों, प्रशासन के लोग हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, आम जनता हो, गली गली में हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस अभियान में खुद से टच करने का। बाकी पर डे वहाँ चल रहा है, बाकी जगहों में व्यवस्था पहले से है, महीनों से चल रहा है। हम लोग उसको रिन्यूअल करके और हाई कर दे रहे हैं, चूँकि इसमें जो केमिकल है इसमें ICMR और WHO का ये कहना है ये केमिकल किसी भी तरह का वायरस को 3 मिनट से 30 मिनट के अंदर मार देता है। अगर ये पानी हुआ और दीवार पर हम लोगों ने छिड़का, ब्लीचिंग का छिड़काव मोहल्ला में देखिए चारों तरफ हुआ है लगभग, तो ऐसे में वो कीटाणु सारे मर जाते हैं और उसके फैलाव नहीं होता। आज हम लोग वार्ड नंबर 31 और 32 में ये किए हैं और करने जा रहे हैं। अभी 32 के ऊपी कॉलोनी, स्वर्गीय बिंदी यादव जी के घर आसपास सब हम लोग गए और ये जताना भी है कि कोरोना से सावधान रहना है, एहतियात पूरी तरह बरत करके और हम लोगों को कोरोना पर काबू पाना है। रोहतास जिले के कहगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान फायरिंग की भी सूचना है। बताया जाता है कि फायरिंग से एक युवक के कलाई में गोली लग गई। बताया जाता है कि मारपीट में इस दौरान 4 लोग जख्मी भी हो गए। सभी को इलाज के लिए कहगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मारपीट और गोलीबारी कहाँ लिए हुआ है?
मारपीट गोलीबारी इसलिए हुआ कि मेरे पापा का दो चार दिन से चूड़ाबाजी कर रहे थे, चप्पल फेंक दे रहे थे। इसलिए पापा जी ने इनको गाली दिया। गाली देने के बाद उन लोगों ने किया कि गाली पकड़ देने लगे और पापा को मेरे उठा के पटक दिए। उसके बाद झगड़ा हो गया, फिर शांत कराया गया। तो फिर रात्रि को 2 बजे करीब में गोली मार दी घर में घुस गया। कौन गोली मारा है? बबन और दुर्गा दोनों मिल के। इसमें कितने लोग आप लोग घायल हैं? हम लोग घायल हैं 1 2 3 4 आदमी घायल हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पांडे। सासाराम की एक नाबालिग लड़की द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाने को लेकर खबर को प्रमुखता से चलाने पर लगातार मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। सासाराम के लोकप्रिय जिला जज रह चुके पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश उपेंद्र भूषण मिश्र ने रिक्शा चलाने वाली लड़की नंदनी की प्रशंसा की है और कहा है कि नंदनी जैसी बहादुर लड़कियां के कारण ही भारतीय संस्कृति सबसे मजबूत रहा है। मैं उपेंद्र भूषण मिश्र, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतास। मुझे ज्ञात हुआ है कि रोहतास की एक 14 वर्ष की अल्प आयु की बेटी इस कोविड-19 के महामारी के समय अपना और घर के परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए रिक्शा चला रही है। यह निश्चित रूप से बहादुर बेटी है और मैं इसके बहादुरी का सम्मान करता हूं। और यदि ऐसी बेटियां हों तो निश्चित रूप से देश का बहुत विकास होगा। लेकिन इसके साथ ही मुझे राज्य सरकार से दुख है कि सरकार मतलब जिस उम्र में इस बेटी को पढ़ने लिखने का दायित्व होना चाहिए था, उस उम्र में ये रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। इसलिए मैं आपके इस संचार माध्यम से यह अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस लड़की के जज्बे को सलाम करते हुए और इसके पढ़ाई लिखाई और इसके परिवार की देख रेख का जिम्मा राज्य को उठाना चाहिए। धन्यवाद। सासाराम में दिन दहाड़े एक गैस एजेंसी के कर्मचारियों को गोली मारकर 3,26,000 रुपये लूट लिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के लालगंज के पास की है। घायल ARN गैस एजेंसी के कर्मचारी को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। वारदात के बारे में बताया जाता है कि ARN गैस एजेंसी के कर्मचारी शिव कुमार जब अपने गैस एजेंसी को लेकर बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, इसी बीच बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी, साथ ही उनका 3,26,000 रुपये से भरा बैग छीनकर भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब शोर मचाया तो अपराधी भाग निकले। थोड़ा सा आगे आके उनका बैग छीन के उनको पिस्टल से गोली मार दिया गया है। कितना कैश था टोटल? कैश 3.5 के समथिंग था। क्या नाम है घायल का? शिव कुमार। क्या है किस पद पे है? वो मतलब अकाउंट में मतलब पैसा वैसा जमा करते हैं कैश प्रदान का, तो जाके बैंक में वही जमा करने जा रहे थे। तो कहाँ पे घटना हुई? घटना कहाँ पे हुई? लालगंज से थोड़ा सा आगे आके एक दुकान है वहाँ पे, कौन सा वो कोई बैंकेट हॉल है वहीं पर। क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार। कौन है आप? हम यहाँ के विक्रय करते हैं सोल्डिंग का बैंकेट के। पूर्वी चंपारण में जो बाढ़ की स्थिति है उसकी एक तस्वीर से पहले आपको रूबरू करा देते हैं। यह तस्वीर हवाई सर्वे के दौरान लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाढ़ किस तरह से जिले में अपना रौद्र रूप दिखाया है। पूरे क्षेत्र में पानी ही पानी दिख रहा है। वहीं इस बाढ़ के पानी में घीरा गांव टापू बन गया है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिला नेपाल से सटा हुआ है और पिछले कुछ दिनों से नेपाल के साथ बिहार के उत्तरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण गंडक, बूढ़ी गंडक और नेपाली नदियां पसाह, तियर, तिलावे, बंगरी सहित अन्य नदियां में जल स्तर बढ़ा है, जिसके बाद जिले में सभी नदियों का बांध टूट गया है और फिर जिले के लगभग 6 प्रखंड बंजरिया, सुगौली, संग्रामपुर, केसरिया, कोटबा और सादर प्रखंड के इलाके में
बाढ़ ने अपना तांडव इस कदर दिखाया कि पूरा इलाका पानी के चटाई में तब्दील हो गया है और इस बीच प्रकृति के इस मार से हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। हालांकि इन सब के बीच जिला प्रशासन ने अपने बेहतर प्रयासों से बाढ़ पीड़ित इलाके के कम्युनिटी किचन चलाना शुरू कर दिया है, पर अब भी वैसे लोग पानी के बीच में फंसे हुए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जिले के कलेक्टर शीर्षद कपिल अशोक ने पहले हवाई सर्वे कर उन इलाकों को चिन्हित किया, फिर चॉपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन इलाकों में सूखा भोजन ड्रॉप कराया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से भूखे लोग हेलीकॉप्टर के पीछे पैकेट लेने के लिए दौड़ रहे हैं। एडीएम शशि शेखर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक दिन में लगभग 2400 पैकेट भोजन के, जिसमें चूड़ा, चावल और चना पैक कराया गया है, जो बाढ़ पीड़ितों के बीच पैकेट एयर ड्रॉप कराया गया है। यह काम आगे भी चलता रहेगा। ये 2020 बाढ़ को देखते हुए खास करके कुछ अंचलों में जैसे कि अरेराज, संग्रामपुर और केसरिया, उसके बाद फिर मोतिहारी सदर और ढाका, ये कुछ जगहों पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बंजरिया ब्लॉक में भी है। तो वहाँ पे जो हमारे आम जनता घिरे हुए हैं, जिनको खाने में कठिनाई हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हम लोग कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग सूखा राशन हम लोग दे रहे हैं, जिसमें एक पैकेट में हम लोग लगभग 4 केजी देते हैं। 2.5 केजी चूड़ा दे रहे हैं, ½ केजी चीनी दे रहे हैं और 1 केजी चना दे रहे हैं। ये आज हम लोग चॉपर के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाइजनिंग किया गया है। आज वितरण किया जाएगा, जैसे अरेराज में, बंजरिया में कुछ जगहों पे वितरण किया जाएगा। 2 शॉट्स के लिए गए हैं और वो लगभग 2400 पैकेट गए हैं। इसके अलावा आज भी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और कल भी इसी तरीके से लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। बाढ़ की त्रासदी में प्रशासनिक मदद नहीं मिलने से मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब मोहल्ले में विस्थापित आक्रोशित लोगों ने अखरा घाट पुल को घंटों जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से बूढ़ी गंडक नदी बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का पानी मोहल्ले के घरों में घुस गया है। सैकड़ों परिवार घर से बेघर हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अब तक नहीं मिला है। बार बार अंचलाधिकारी को सूचना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। घर पूरी तरह से डूब गया है और लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। वहीं घंटों पुल जाम की सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द ही राहत वितरण मिलने का आश्वासन देकर जाम को समाप्त कराया। जाम किया गया है पीएम साहब के माध्यम से कारागर शेखपुर ढाब में बताया गया था सभी लोगों का पूरा 4 तरफ पानी घेर लिया, कुछ प्रशासन नहीं गया है, खाने पीने से मर रहा है, रहने के लिए पानी नहीं मिला, कुछ मिला है, इसलिए सब जाम किया है। क्या परिचय हुआ आपका? राम बाबू पासवान, शेखपुर ढाब में भी रहते मेरा कार्य। साइड में कोनो का रहने नहीं दे रहा है, छप्पर में पानी चल रहा है, छप्पर में रहने नहीं दे रहा है। घाट वाला महेश बाबू, सुरेश बाबू नहीं काटने दे रहा पानी, ऐसा नहीं है। पहले थूक लो। पानी जो है 15 तारीख से हम लोग दाहे में हैं। सीओ के पास गए, अपना आवेदन सौंपे 22 तारीख को, हमको रिसीविंग मिला हुआ है। कल फोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं। पन्नी उन्हें सब मुखिया यहाँ आके रखा हुआ है। पन्नी मुखिया के पास फोन किया तो मुखिया कहता है हमारे पास आने की कोई जरूरी नहीं है, हम पन्नी नहीं देंगे। तब जाके लास्ट में हम ये फुल जाम किए। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो लगातार सामने आ रहा है। इसी कड़ी में पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के NH 30 पर रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति तड़पता रहा, पर मौजूद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी किसी ने उनकी मदद नहीं की। बताया जाता है कि कोरोना के भय के कारण कोई भी लोग उस तड़पते हुए अज्ञात व्यक्ति की मदद नहीं की। बता दें कि पटना में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या से लोग डरे और सहमे हुए हैं। इस कारण कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है।
पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्यरत डॉक्टर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कोरोना काल में पूरा देश कोरोना वायरस से बचने के खातिर आयुर्वेद और योग की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद संक्रामक रोग अनुसंधान से आयुष कर्मचारियों को हटाए जाने पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूरा मामला पटना सिटी के RMRI रिसर्च सेंटर अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा निर्गत क्षेत्रीय आयुर्वेदिक संक्रामक रोग अनुसंधान संस्थान का है, जहां आयुष कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में कोरोना योद्धा के तौर पर दिन रात अपनी कार्य को करते हुए उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वहीं आयुष मंत्रालय द्वारा 162 कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। ऐसे में सभी आयुष कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी कर्मचारी सरकार से मांग किया कि हमारी भविष्य को देखते हुए सभी कर्मचारियों को नियमित करें, नहीं तो आगे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, समस्या हमारी ये है सर जी कि हम लोग आज 2015 से NPCDCS प्रोग्राम में कार्यरत हैं और आज सरकार जो है हमको इस कोरोना काल में बेरोजगार कर रही है, जबकि हम लोग गया जिले में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के इस कोरोना काल में रेलवे स्टेशन से लेकर के आइसोलेशन वार्ड, घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करना, क्वारंटीन सेंटर पे जाकर के मरीजों को देखना, उनका हेल्थ चेकअप करना, इसके बावजूद भी आज सरकार हमको बेरोजगार कर रही है। एक तरफ मोदी जी का कहना है, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, और पूरे देश में आयुर्वेद और योग का प्रसार कर रहे हैं और अपने ही देश में आयुर्वेद और योग कर्मियों को बेरोजगार कर रहे हैं। एक कहीं से न्याय संगत नहीं है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुर्वेद और योग का सहारा ले रही है और हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लोग आयुर्वेदिक आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी सरकार उसी आयुर्वेद पद्धति को बर्बाद करने पे तुली है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जैसे अन्य संविदा कर्मी 60 साल तक नौकरी करते हैं, वैसे हम लोगों को भी 60 साल तक हमारी जीविका को सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल। हमारा नाम डॉक्टर राजकुमार है। हम अपने कितने लोगों को निकाला गया है? 162 लोगों को निकाला गया है। बिहार में 162 है, जबकि 3 राज्यों में यह प्रोग्राम संचालित है। गुजरात, राजस्थान, बिहार 500 स्वास्थ्यकर्मी, 500 हाँ, सबको निकाल दिया गया। 31 जुलाई तक ये प्रोग्राम बंद हो रहा है और 23 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है, जो कि पूरा सामान हम लोगों का समेटा जा रहा है, जैसे मेडिसिन हो गया, CRF हो गया, रजिस्टर हो गया, इत्यादि चीज़ें जो है, मेज कुर्सी सब जो है कि लाया जा रहा है पटना हेड ऑफिस। अब क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही है कि अब इसके बाद यदि हमारा एक्सटेंशन नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है या हमारे अधिकारी नहीं मानते हैं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। बिहार के गया से निर्मम तरीके से हत्या किए जाने की सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। गया जिले के टिकारी अनुमंडल के जलालपुर प्रखंड के इंग्लिश गांव में मकर यादव की निर्मम तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बीती रात लगभग 50 वर्षीय मकर यादव की हत्या करने के पहले आंखें निकाली गई, उसके बाद तड़पते हुए मकर यादव की गर्दन रेतकर बुरी तरह से निर्मम हत्या की गई। इस घटना की जानकारी अहले सुबह परिवार वालों को उस वक्त मिली जब मकर यादव अपने घर के बाहर दलान में सोया हुआ था। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया है। सुबह सवेरे उठे, केवाड़ी खोले तो देखें कि मौत है, गला रेत कर हत्या, मारल है, पसूल आँख पर मारल है, आँख सब देखें ब्लड निकले। कितने बजे की घटना है? सवेरे 5 बजे। क्या लगता है कि किसने ये घटना को अंजाम दिया होगा? घटना तो सर इतने अंजाम किसे कहा जाए, देखे नहीं किसी को, किसे कह सकते हैं। क्या पहले से भी कोई विवाद तो किसी से नहीं था सर। आखिर क्या वजह है कि अचानक रात में सोए हुए में? हाँ, तो सर विवाद से अब किसी का अंतरीण विवाद किसी का कर सकते हैं सर। बाहर सोते थे, बाहर तो सभी सोते थे। आपको किसी पर शक भी है?
सब तो सर सब के आधार किसी से हम किसी के आधार भी फंसा सकते हैं सर। मतलब किसी से लड़ाई वगैरह गाँव में नेशन तो बात नहीं है सर किसी से। क्या क्या करते थे ये? किसान वर्ग है सर। तो हमेशा बाहर सोते थे कि अंदर? हाँ, सब दिन बाहर सोते थे। क्या नाम था? पहले किसी से झगड़ा उड़ा? झगड़ा तो किसी से ऐसे नहीं करते थे, किसी ने दारू तारू पीती थी सर। जमीन वगैरह कुछ लेकर के? है जमीन वगैरह तो ऐसे, अरे तो अपना आपस में तो बंटवारा उटवारा नहीं हुआ है सब पारिवारिक में, बंटवारा उटवारा नहीं हुआ है। तो हत्या का कारण क्या लगता है आपको? कारण सर अब यही ना है कि इसको पता चलना चाहिए कैसे हत्या हुआ। और इतना बेरहमी से मारा है तो कुछ तो होगा, कुछ कानून तो होना चाहिए, कौन कर सकता है इस तरह का? उसी के आधार से हम लोग तो पता चलेगा तो ना सर। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहुंची थी, हाँ। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने बोले कि ठीक है जांच पड़ताल किया जाएगा। टिकारी में मऊ के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है बीती रात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में टिकारी थाना में प्राथमिकी अंकित की जा रही है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कांड का पर्यवेक्षण घटनास्थल पर जाकर किया गया है। ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में अभी कोई प्रकट कारण नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो मृतक के जो परिवारजन हैं उनके द्वारा जो भी घटना के संबंध में बातें बताई जाएंगी उसी के आलोक में प्रकरण किया जाएगा। बता देंगे, अभी तो घर वाले भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्या देखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। वहीं राजधानी पटना में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के डंका इमली के पास यातायात पुलिस ने बिना मास्क पहने और बेवजह घूमने वाले लोगों की पिटाई भी कर रही है। और बता दें कि लॉकडाउन पालन कराने को लेकर आलाधिकारी ने सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया है कि सड़कों पर बिना मास्क पहने और बेवजह घूमने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के किला घाट पर बीते दिन गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए थे। वहीं 2 युवकों की डूबने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से गंगा के लहरों में खोजबीन में जुट गई थी। आज दूसरे दिन भी एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी हुई थी, जहां एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक शव को बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान सुमित कुमार के रूप में की गई है। वहीं पीड़ित मरीजों का रो रो बुरा हाल है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम दूसरे युवक की खोजबीन में जारी है। गौरतलब है कि केमासिको इलाके के 5 युवक गंगा स्नान करने गए थे, जहां नाव से छलांग लगाकर गंगा स्नान कर रहे 2 युवक गहरे पानी में समा गए।